Good morning, student. Our today's topic is two House of Parliament. Since Parliament plays a central role in modern democracy, आधुनिक लोकतंत्र में संसद की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है. Most larger countries divided the role and power of Parliament in two parts. जो बड़े बड़े कंट्री हैं उनमें संसद की जो भूमिका है और अधिकार हैं उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है. दे आर कॉल्ड चैम्बर्स ऑफ हाउसेस. इन्हें चैम्बर या सदन बोला जाता है. हाउसेस का मतलब है सदन. दे आर कॉल्ड चैम्बर्स और हाउसेस. वन हाउस इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. एक जो हाउस है उसका वो तो सीधे आमतौर पर जो चुनाव किए जाते हैं सीधे जनता द्वारा चुना जाता है. और on behalf of the people. The second house is usually elected indirectly and performs some special functions. और दूसरा जो सदन है वो एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और कुछ विशेष काम ही वो करता है. The most common works for the second house is to look after the interests of various states, regions और फेडरल यूनिट्स. दूसरा जो सदन है उसका काम ये है कि जो राज्य है, क्षेत्र है और संघीय इकाइयां हैं उनके डेवलपमेंट को, उनके हितों की निगरानी करना कि उनमें काम जो है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं. इन आवर कंट्री, हमारे देश में, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेज. पार्लियामेंट के दो हाउस हैं. एक है द टू हाउसेज आर नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा एंड द हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा. दो नाम हैं राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन के. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. भारत का जो राष्ट्रपति है वो संसद का ही हिस्सा होता है. although सी इज नॉट ए नंबर ऑफ आइदर हाउस. हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है वास्तव में. That is why all law made in houses come into force only after they receive the assent of the president. इसलिए संसद के जो फैसले हैं राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू किए जाते हैं. यू हैव रीड अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट इन अर्लियर क्लासेज. आपने जो भारतीय संसद उसके बारे में पिछली क्लासों में पढ़ा होगा. फ्रॉम द चैप्टर 3 यू नो हाउ लोकसभा इलेक्शन टेक प्लेस. और चैप्टर 3 में आपने ये देखा होगा कि जो लोकसभा के चुनाव हैं वो कैसे होते हैं. लेट अस रिकॉल सम डिफरेंस बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ दीज टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. अब हम इनमें जो प्रमुख अंतर हैं दोनों हाउसेज में वो देखेंगे. आंसर द फॉलोइंग फॉर लोकसभा एंड द राज्यसभा. और जो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अलग अलग जवाब हम दीजिए. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स. कुल सदस्यों की संख्या कितनी है. हु इलेक्ट्स द मेंबर्स. कौन उनको चुनता है. और व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टर्म. और उनका कार्यकाल कितना होता है. कैन द हाउस बी डिसॉल्व्ड और इट्स परमानेंट. क्या वो भंग किया जा सकता है या फिर वो स्थायी होता है. ये इसमें बताया गया है. नेक्स्ट है कि विच ऑफ द टू हाउस इज मोर पावरफुल. दोनों में से कौन सा अधिक प्रभावशाली होता है. इट माइट अपीयर दैट राज्यसभा इज मोर पावरफुल. फॉर सम टाइम इट इज कॉल्ड द अपर चैम्बर. और राज्यसभा कभी कभी जो अपर हाउस और बोला जाता है वो मोर पावरफुल है. ये ऐसा समझा जाता है कि उसको अपर हाउस बोला जाता है इसलिए उसको उसके पास ज़्यादा पावर है. एंड द लोकसभा द लोअर चैम्बर. बट दिस डज नॉट मीन दैट राज्यसभा इज मोर पावरफुल. और जो लोकसभा है उसको लोअर चैम्बर बोला जाता है इसलिए इसका ये मतलब नहीं है कि राज्यसभा कम पावरफुल है और लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है. दिस इज जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एंड नोट द लैंग्वेज यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन. केवल ये पुराने तरीके से बोला जाता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में इस प्रकार की लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता. अवर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर ओवर द स्टेट्स. हमारे संविधान में जो राज्यसभा है उसको कुछ स्पेशल पावर दी गई हैं राज्यों के संबंध में. बट ऑन मोस्ट मैटर्स द लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर. परंतु कुछ मसलों में जो कुछ मामले हैं उनमें जो लोकसभा है उसके पास ही ज़्यादा पावर है. लेट अस सी हाउ. चलो हम देखते हैं कैसे. एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउस.
किसी भी सामान्य कानून को लागू करने के लिए, पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है, दोनों हाउसेज की जरूरत होती है। बट इफ देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द टू हाउस, लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच मतभेद हों तो द फाइनल डिसीजन टेकन इन द ज्वाइंट सेशन इन विच मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज सिट टुगेदर, तो अंतिम फैसला दोनों मिल करके लेते हैं, इनमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। बिकॉज ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ मेंबर्स द व्यू ऑफ लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल इन सच मीटिंग, और सदस्यों की संख्या ज़्यादा होने के कारण इस तरह की बैठक में लोकसभा के विचारों को ही प्राथमिकता दी जाती है, उन्हीं को प्राथमिकता मिलती है क्योंकि लोकसभा के मेंबर उसमें ज़्यादा हैं। लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर इन मैनी मैटर्स, लोकसभा के पास कई मैटर्स में ज़्यादा पावर है। वंस द लोकसभा पासिस द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ, यदि लोकसभा कोई बजट पास कर देती है या फिर मनी से रिलेटेड कोई अन्य लॉ पास कर देती है तो राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट, राज्यसभा इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। द राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाय 14 डेज और सजेस्ट चेंज इन इट, केवल 14 दिन तक उसको लेट कर सकती है फैसले को और इसमें चेंज करने के लिए बोल सकती है, सजेशन कर सकती है। द लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट दीज चेंजेस, वो लोकसभा पे डिपेंड करता है कि वो उन सुझावों को माने या न माने, उसको ये अधिकार है, अगर नहीं मानना है तो वो नहीं भी मानते। मोस्ट इम्पोर्टेंटली द लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोकसभा है वो मिनिस्टर्स को नियंत्रित करती है। Only a person who enjoy the support of majority of the member in the Lok Sabha is appointed the prime minister, जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। If the majority of Lok Sabha members say they have no confidence in the council of ministers, all ministers including the prime minister have to quit, और ये कह रहे हैं कि अगर आधे से ज़्यादा जो लोकसभा के सदस्य हैं ये कह दें कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत जो अन्य मिनिस्टर्स हैं हैव टू क्विट, उनको भी जो पद होते हैं वो छोड़ने पड़ते हैं। द राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर, लेकिन राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है। उसके बाद आगे दिया गया है द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, राजनीतिक कार्यपालिका। डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम, आपको ऑफिस मेमोरेंडम की जो कहानी थी वो याद होगी। We found out the person who signed the document, found out that person who signed the document did not take this decision, हम उस व्यक्ति के बारे में जिस व्यक्ति ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे उसने ये फैसला नहीं लिया, हमने देखा था। ही वॉज ओनली एग्जीक्यूटिंग द पॉलिसी डिसीजन, वो तो केवल जो फैसला लिया गया था उसको लागू कर रहा था बस, वो तो एक प्रोविजन निभा रहा था, एक प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा था। ही वॉज ओनली एग्जीक्यूटिव द पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय समवन एल्स, जो किसी अन्य के द्वारा जो डिसीजन लिया गया था वो उसको सिर्फ लागू कर रहा था। वी नोटेड द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन टेकिंग दैट डिसीजन, और हमने प्राइम मिनिस्टर की जो भूमिका है इस फैसले में वो भी देखी। बट वी आल्सो नो दैट, परंतु हम ये भी जानते हैं कि ही डिड नॉट हैव सपोर्ट फ्रॉम द लोकसभा, कि उन्हें लोकसभा का समर्थन नहीं होता। इन दैट सेंस ही वॉज ओनली एग्जीक्यूटिव द विशिंग ऑफ द पार्लियामेंट, तो यह जो फैसला है वो नहीं कर सकते और इसमें सिर्फ पार्लियामेंट की ही मर्जी लागू कर रहे हैं। थस एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनी गवर्नमेंट वी फाइंड फंक्शनरीज हु टेक डे टू डे डिसीजन बट डू नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, इसी तरह किसी भी सरकार के अलग अलग स्तरों पर हम ऐसे ही अधिकारी हमें मिलेंगे जो रोजमर्रा के जो फैसले हैं वो करते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे जनता के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकारों का इस रूप में इस्तेमाल करते हैं। All those functionaries are collective known as the executive, और इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव, उन्हें कार्यपालिका कहा जाता है बिकॉज क्योंकि दे आर इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट,
क्योंकि वो सरकार की जो नीति है उनको कार्य रूप देने के कारण ही उनको एग्जीक्यूटिव बुलाया जाता है। Thus, when we talk about the government, we usually mean the executive. इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा मीन्स ये है कि आमतौर पर कार्यपालिका से ही ये होता है। जो हम सरकार के बारे में बात करें इसका मतलब कार्यपालिका से ही होता है। पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री टू कैटेगरीज मेक अप द एग्जीक्यूटिव। किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं। वन दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। एक तो वो जो लोगों द्वारा चुना जाता है एक विशेष समय के लिए, एक जो भाई हम कह सकते हैं कि एक खास अवधि के लिए। इज कॉल्ड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। उसे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स हु टेक द बिग डिसीजन फॉल इन दिस कैटेगरी। और ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े बड़े फैसले करते हैं। इन द सेकंड कैटेगरी पीपल आर अपॉइंटेड ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस। दूसरी कैटेगरी में जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है, दिस इज कॉल्ड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विसेज। उनको स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक हम कह सकते हैं। दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस। वो ऑफिस में तब भी काम करते हैं जब रूलिंग पार्टी चेंज हो जाती है। तो देखो, एक तो सरकारी पदों पर होते हैं ये सचिव वगैरह होते हैं जो उस विभाग में कार्य कर रहे होते हैं। एक उनका मिनिस्टर होता है। मिनिस्टर तो क्या हो गया, जो अस्थायी है, यानी कि कुछ समय के बाद उसकी पार्टी जब चेंज हो जाएगी, सत्ता में से चली जाएगी, तो वो भी चला जाएगा, लेकिन उस ऑफिस में जो कार्य कर रहे हैं गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज के लोग हैं वो वहीं कार्य करते रहेंगे। These officers work under political executive and assist them in carrying out the day-to-day administration. वो क्या करते हैं, वो काम करने वाले लोग हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं। वे क्या करते हैं, रोजमर्रा के जो प्रशासन के कार्य होते हैं उनमें उनकी हेल्प करते हैं। कैन यू रिकॉल द रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन द केस ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम? क्या आप जो कार्यकाल है उसके ज्ञापन के मामले में जो राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका उसके बारे में बता सकते हैं? यू माइट आस्क, आप पूछ सकते हैं, व्हाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर देन द नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव? कि राजनीतिक जो कार्यपालक है उसके पास जो नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उससे ज़्यादा कैसे प्रभावशाली होते हैं, वे उसके पास ज़्यादा पावर कैसे होती है? वाई इज द मिनिस्टर मोर पावरफुल देन द सिविल सर्वेंट्स? जो मिनिस्टर है वो एक सिख जो सिविल सर्वेंट्स है उससे ज़्यादा पावरफुल होता है। द सिविल सर्वेंट्स इज यूजुअली मोर एजुकेटेड एंड हैज़ मोर एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। जबकि जो सिविल सर्वेंट्स है वो ज़्यादा एजुकेटेड है और उसके पास ज़्यादा नॉलेज है उस बारे में। द एडवाइजर वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्टर नो मोर अबाउट इकोनॉमिक देन द फाइनेंस मिनिस्टर। जो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ काम करते हैं उन्हें इकोनॉमिक्स के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर से ज़्यादा समझ होती है। समटाइम्स द मिनिस्टर्स मे नो वेरी लिटिल अबाउट द टेक्निकल मैटर्स दैट कम अंडर द देयर मिनिस्ट्री। कई बार मिनिस्टर जो उसके कार्य क्षेत्र में आती हैं उन टेक्निक्स उन मैटर्स के बारे में कम जानते हैं जो सिविल सर्वेंट जानते हैं उनसे कम। दिस कुड ईजिली हैपन इन मिनिस्टर्स लाइक डिफेंस, इंडस्ट्री, हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइंस एक्सेट्रा। इन क्षेत्रों में जो मिनिस्टर्स हैं उनको कम जानकारी होती है बजाय जो वहाँ काम कर रहे हैं सिविल सर्वेंट उनके। वाई शुड द मिनिस्टर हैव द फाइनल से ऑन दीज मैटर्स? तो अंतिम जो निर्णय लेने का अधिकार होता है वो मंत्रियों को क्यों दिया गया? द रीजन इज वेरी सिंपल, इन ए डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम। डेमोक्रेसी में केवल एक यही कारण है कि डेमोक्रेसी में सिर्फ लोगों की इच्छा को आगे रखा जाता है। द मिनिस्टर इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड थस empowered of to execute the will of people on their behalf। लोगों ने मिनिस्टर को चुन करके भेजा है, इसलिए लोगों के बिहाफ पर उनके लिए फैसला लेने का जो ताकत है वो मिनिस्टर के पास है। सी इज फाइनली आंसरेबल टू द पीपल फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हर डिसीजन। वही जवाबदेह होता है लोगों के लिए जो वो फैसले लेता है उनके प्रति। दैट इज वाई द मिनिस्टर टेक ऑल द फाइनल डिसीजन। इसलिए मिनिस्टर सभी फाइनल डिसीजन लेता है। द मिनिस्टर डिसाइड्स द ओवरऑल फ्रेमवर्क एंड ऑब्जेक्टिव्स इन विच डिसीजन ऑन पॉलिसी शुड बी मेड। जो भी पॉलिसी बनाई जाती है किसी डिसीजन के लिए उसका फ्रेमवर्क और ऑब्जेक्टिव्स है उसके बारे में सिर्फ जो मंत्री है वही डिसीजन लेता है। द मिनिस्टर इज नॉट एक्सपेक्ट टू बी एन एक्सपर्ट इन द मैटर्स ऑफ हर मिनिस्ट्री। और
क्या है कि जो भी मिनिस्ट्री है उसके विशेषज्ञ होने की उसको कतई उम्मीद नहीं की जा सकती कि भाई वो विशेषज्ञ है उस चीज का जिस बारे में वो फैसले ले रहा है। द मिनिस्टर टेक्स द एडवाइस और एक्सपर्ट ऑन द ओल्ड टेक्निकल मैटर। वो मिनिस्टर्स को एडवाइस दी जाती है एक्सपर्ट्स के द्वारा ओल्ड टेक्निकल मैटर्स पर, बट वेरी ऑफन एक्सपर्ट होल्ड डिफरेंट ओपिनियन और प्लेस बिफोर हर मोर देन वन ऑप्शन। उसके पास एक ऑप्शन से ज़्यादा ओपिनियन और विचार रखे जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए कि भाई आप ऐसे भी कर सकते हो इस कार्य को, आप ऐसे भी, सलाहकार बहुत होते हैं मंत्री के पास उस समय। डिपेंडिंग ऑन व्हाट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज द मिनिस्टर डिसाइड्स। और मंत्री अपने उद्देश्यों के मुताबिक ही निर्णय लेता है। एक्चुअली दिस हैपन इन एनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। और बड़े संगठन में ऐसा ही होता है। दोज हु अंडरस्टैंड द ओवरऑल पिक्चर टेक द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन। जो मामले को भली भांति समझते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण फैसले करते हैं। द एक्सपर्ट कैन टेल द रूट बट समवन विद द लार्जर व्यू डिसाइड्स द डेस्टिनेशंस। इन ए डेमोक्रेसी इलेक्टेड मिनिस्टर परफॉर्म दिस रोल। जो रास्ता बता सकते हैं वो विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन व्यापक नजरिया रखने वाला व्यक्ति ही मंजिल के बारे में फैसला करता है। लोकतंत्र में भी जो निर्वाचित मंत्री है उसी के साथ मिल करके जो अन्य लोग हैं उसको रास्ता दिखाते हैं और मंजिल तक वही पहुंचाता है कि भाई यहाँ हमें पहुंचना है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।